हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द जेके टॉपर्स एकेडमी काजीगुंड। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का पहला लेक्चर है, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो टॉपिक है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम इसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम में, चाहे हम एमसीक्यूज की बात करेंगे, चाहे हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बता के ले चलूं कि क्लास 9th में आप लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको क्या बताता है कि 1789 से पहले क्या स्थिति थी, यानी 1789 से पहले क्या स्थिति थी फ्रांस में, यानी फ्रांस में किस तरह की गवर्नमेंट थी, कैसे लोग सफर कर रहे थे, कैसे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग बेसिक प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे। लेकिन ये जो चैप्टर है ये आपको 1789 के बाद की कहानी सुनाएगा। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने बोला कि ये जो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये आपको 1789 के बाद की कहानी सुनाएगा। तो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, क्या सीखने को मिलेगा, जैसे कि नेशनलिज्म जैसे कंसेप्ट, किस तरीके से नेशनलिज्म इमर्ज हुआ, किस तरीके से यहां पे अबॉलिशन ऑफ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखने को मिला है। तो ऐसे चीजें आप पढ़ोगे कि 1789 के बाद कैसी चेंज देखने को मिली थी यूरोप में। ठीक है, देखो बेटा, ये जो चैप्टर है, पहले हम इस चैप्टर या हम कह सकते हैं इस टॉपिक के बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। यानी 1789 से पहले अगर आप देखोगे, जिस यूरोप को आजकल आप देख रहे हो एक सेपरेट कंटिनेंट की सूरत में, आप लोगों को पता होगा कि जो यूरोप है, यूरोप को आजकल आप लोग एक सेपरेट कंटिनेंट की सूरत में देख रहे हो। ठीक है, जहां पे 44 से लेके 51 कंट्रीज देखने को मिलती है। बट अगर आप 1789 से पहले यूरोप को देखोगे तो वहां पे हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा था। क्लियर? किस तरह की फ्रेगमेंटेशन? ये जो यूरोप था 1789 से पहले, ये हमें बिखरा हुआ देखने को मिल रहा था। यानी यहां पे पूरी तरीके से जो समाज था वो बिखरा हुआ था। कैसे बिखरा हुआ था, किस तरह की फ्रेगमेंटेशन यहां पे थी? देखो, अगर हम यूरोप की बात करेंगे, जो यूरोप 1789 से पहले था, दैट वाज पॉलिटिकली, सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो यूरोप 1789 से पहले था, यह यूरोप पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली वाज फ्रेगमेंटेड। ठीक है बे, क्या बोला मैंने बोला कि जिस यूरोप को आजकल आप देख रहे हो, लेकिन यह यूरोप 1789 से पहले पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली फ्रेगमेंटेड था। तो इसी फ्रेगमेंटेशन को हम यहां पे समझेंगे। उससे क्या होगा, उससे आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि जो हमने बैकग्राउंड पढ़ा था उसके बाद क्या स्थिति देखने को मिली थी, तो वो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम पहले फ्रेगमेंटेशन पे, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, यानी किस तरीके से यहां पे फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रही थी। पहली फ्रेगमेंटेशन यहां पे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। आपने देखा होगा कि जो यूरोप था, यूरोप हैड हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस लाइक जर्मनी, फ्रांस, इटली। मैंने अभी आपको बोला कि यूरोप में अगर आप देखोगे 40 से लेके, यानी 44 से लेके 51 तक, क्या 44 से लेके 51 तक कंट्रीज हमें देखने को मिलती है। यानी वहां पे 44 से लेके 51 तक कंट्रीज है। लेकिन 1789 से पहले, मैं बार बार 1789 क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह डेट अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। यहां से स्थिति चेंज हो गई थी
यूरोप में, ठीक है। यहां से सिचुएशन चेंज हो गई थी यूरोप में। यहां से जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसको एबॉलिश किया गया था और नए नए नेशंस इमर्ज हो गए थे, ठीक है। जो यूरोप यानी यूरोप had hundreds of independent states like जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड और बहुत सारे ऐसे नेशंस आजकल है। लेकिन वहां पे जर्मनी जैसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं। फ्रांस तो था ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन जिस फ्रांस को आजकल आप देख रहे हो वैसा फ्रांस था ही नहीं। यहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ डायनास्टीज रूल कर रही थी डिफरेंट जगहों पे। अगर मान के चलो कि ये यूरोप है, मैं मैप बनाऊंगा, मैप के थ्रू इसको अंडरस्टैंड कर पाओगे। ये मान के चलो यूरोप है। अगर देखा जाए सेंटर में कोई एक पर्सन रूल कर रहा था, एक डायनास्टी रूल कर रही थी, ईस्टर्न साइड में एक डायनास्टी रूल कर रही थी, जैसे कि दूसरे साइड पे दूसरी डायनास्टी रूल कर रही थी, तीसरे साइड में तीसरी डायनास्टी रूल कर रही थी। तो इसी तरीके से देखा जाए तो डिफरेंट रीजन्स पे डिफरेंट डायनास्टीज रूल कर रही थी। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, वहां पे एक बड़ा अंपायर था जिसको लोग कहते थे द होली अंपायर। ये जो होली अंपायर था, इसको होली अंपायर क्यों कहते थे? क्योंकि इन्होंने नियर अबाउट 300 स्टेट्स पे राज किया था, यानी रूल किया था नियर अबाउट 300 स्टेट्स, ठीक है। आजकल जितनी स्टेट्स नहीं थी, छोटी छोटी स्टेट्स थी वहां पे, छोटे छोटे रीजन्स, वो सभी इस होली रोमन अंपायर के कंट्रोल में थे। क्लियर ये चीज? आगे बढ़ते हैं बेटा। आप आगे टॉपिक पढ़ोगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। जब इटली यूनिफाइड हुआ, जब जर्मनी की यूनिफिकेशन हो गई, जब एक अलग सेपरेट नेशन की सूरत में ये दोनों निकल के आए, तो पहले देखा जाए तो जो जर्मनी और इटली था, पहले हम बात करेंगे जर्मनी की ही। जर्मनी जो था, यहां पे एक कॉन्फेडरेशन थी 39 स्टेट्स की। ये 39 स्टेट जो थी, ये एक डायनास्टी के रूल में आती थी, जिसपे एक डायनास्टी रूल कर रही थी जिसका नाम था होहेनज़ोलर्न, ठीक है। क्या नाम था इसका? होहेनज़ोलर्न। ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जर्मनी जो थी, जर्मनी जो जर्मन कॉन्फेडरेशन थी, वहां पे कौन सी डायनास्टी रूल कर रही थी। तो उस समय पे आप बेटा ये बताना कि वहां पे जो था होहेनज़ोलर्न, यानी एक साइड से होहेनज़ोलर्न वाले रूल कर रहे थे, दूसरे साइड से हैब्सबर्ग अंपायर जो थी, एक बड़ी अंपायर जो थी हैब्सबर्ग अंपायर, वो भी रूल कर रही थी। क्लियर? तीसरी बात, पेपल स्टेट्स क्या थे? पेपल स्टेट्स। तो ये जो पेपल स्टेट्स थे, दरअसल ये एक ग्रुप था टेरिटरीज का जो कि सेंट्रल इटली में मौजूद थे। तो इन सेंट्रल इटली के जो टेरिटरीज थे, इनके ऊपर किसका कंट्रोल था? इन पर रोल कर रहा था जिसका नाम था पोप। क्या? पोप। इसलिए इनको पेपल स्टेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपल स्टेट्स। ये पेपल स्टेट्स जो थी, ये यूरोप के सेंटर में थी। कहां पे थी बेटा? यूरोप के सेंटर में थी। मान के चलो ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है, ये तीसरी स्टेट है। इसी तरीके से यहां पे ये स्टेट्स थी और इन सभी के ऊपर कौन रूल कर रहा था? दैट वाज पोप। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे तो यहां पे अलग अलग स्टेट्स है। यहां पे 44 स्टेट्स है, यानी 44 टू 51 कंट्रीज, यानी इतनी कंट्रीज है अभी, 51 कंट्रीज अभी इतनी है। लेकिन आप देख सकते हो, ठीक है, होली अंपायर के कंट्रोल में कितने थे? 300 स्टेट्स, ठीक है। इसी तरीके से पेपल जो थे, यानी जो पेपल स्टेट्स थे, ये भी मान के चलो 10-20 होंगे। तो इनके ऊपर किसका कंट्रोल था? पोप, ठीक है। 39 स्टेट जो थी, यानी जो इनको कहते थे जर्मन कॉन्फेडरेशन। क्या कहते थे? जर्मन कॉन्फेडरेशन। तो यहां पे दूसरी डायनास्टी रूल कर रही थी। तो इस तरीके से यहां पे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला था। तो सेम और एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले मैं इसको इरेज करूंगा। एक और एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे बेटा, जैसे कि यहां पे जो साउदर्न ईस्टर्न यूरोप था, ये क्या हो गया? नॉर्थ। ये क्या हो गया बेटा? साउथ। ये क्या हो गया? ईस्ट। और ये हो गया वेस्ट। क्या कहा गया है? साउदर्न ईस्टर्न यूरोप। यानी ये जो एरिया था,
ये पोर्शन फ्रांस का जो यानी यूरोप का जो ये एरिया था, इस पे कौन रूल कर रहे थे? इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन अंपायर। किसके कंट्रोल में था ये बेटा? ओटोमन अंपायर। यानी ये जो यूरोप का ये जो साउदर्न ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था, या हम कह सकते हैं कि साउदर्न ईस्टर्न यूरोप जो था, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन अंपायर। आपने वो उर्तुगुल वाली सीरीज देखी होगी, ठीक है, जहां पे उर्तुगुल था, उसके बेटे थे। पहले मैं आपको ऐसे ही समझाऊंगा कि ये उर्तुगुल था, ठीक है। इसके 3 बेटे थे। कितने थे? 3 बेटे। जो लास्ट वाला बेटा था, इसका नाम था उस्मान। इसी ने ओटोमन अंपायर बनाई थी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं सल्तनत उस्मान। ये जो 2 है, एक का नाम था सावजी, दूसरे का नाम था गुंदूज। ये आप साइड लाइन ही कर दो, ये उर्दुगुल वाला सीरियल आप साइड लाइन कर लो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो इसमें था, दैट वाज उस्मान। यानी उस्मान ने ही क्या ओटोमन अंपायर बनाई थी। और ये किसके ऊपर रूल कर रहा था? इसके कंट्रोल में कौन सा हिस्सा था यूरोप का? दैट वाज साउदर्न ईस्टर्न यूरोप। ठीक है, समझ आया? इसके अलावा इन्होंने एक बड़ा रीजन इनके कंट्रोल में था, जिसका नाम था बाल्कन रीजन। ये जो बाल्कन रीजन था, ये बाद में वर्ल्ड वॉर के लिए भी रीजन बना था। आप आगे पढ़ोगे आने वाले टॉपिक्स में कि ये जो बाल्कन रीजन था, ये रीजन क्यों बना था, किसके लिए? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए। ठीक है बेटा। एक और एम्पायर था यहां पे, बड़ी एम्पायर, जिसको लोग कहते थे हैब्सबर्ग एम्पायर। क्या थी? हैब्सबर्ग एम्पायर। तो अब ये हैब्सबर्ग एम्पायर किसके ऊपर रूल कर रही थी, यानी कौन सा एरिया इनके कंट्रोल में था? तो ऑब्वियसली अगर देखा जाए, ऑस्ट्रिया के साथ साथ हंगरी, ये जो 2 बड़े पार्ट्स थे, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये किन के कंट्रोल में थे? हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में थे। इतना ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रिया और हंगरी के अलावा बोहेमिया के जितने भी पार्ट्स थे, वो भी किसके अंडर में आते थे बेटा? हैब्सबर्ग एम्पायर में। क्लियर? और मॉडर्न डे क्या? मॉडर्न डे इटली, जिस इटली को आजकल आप देख रहे हो, उसके कुछ हिस्से यानी मॉडर्न डे इटली, वो भी हैब्सबर्ग के एम्पायर में था। पोलैंड जो था, वो भी किसके कंट्रोल में था? हैब्सबर्ग एम्पायर। और इसी के साथ बात करेंगे तो रोमानिया, रोमानिया भी किसी के साथ था? किसके कंट्रोल में था? हैब्सबर्ग एम्पायर के कंट्रोल में था। तो ये आप लोगों ने देखा है कि कितने हिस्सों में डिवाइड हुआ था यूरोप। ठीक है, कितने अंपायर्स यहां पे रूल कर रहे थे। तो इस तरीके से यहां पे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा था। आई होप ये चीज आपको समझ आया होगा। तो दूसरे टॉपिक जो हमारा है, दैट इज सोशल फ्रेगमेंटेशन। देखिए, चैप्टर को मैं पहले से ही स्टार्ट कर सकता था। जो हमारा पहला टॉपिक है, वो हम वहीं से हम स्टार्ट कर सकते थे, बट ये जो चीजें हैं, ये आपको समझने जरूरी है। दूसरा टॉपिक है सोशल फ्रेगमेंटेशन। अब ये सोशल फ्रेगमेंटेशन है, किस तरीके से यहां पे सोशल फ्रेगमेंटेशन होती थी। आप लोगों ने 9th क्लास में जो पढ़ा होगा कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी, क्या फ्रांस की जो सोसाइटी थी, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। कितने एस्टेट्स में डिवाइड था? 3 एस्टेट्स में, यानी फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। पहले एस्टेट में कौन आते थे, दूसरे एस्टेट में कौन आते थे, और तीसरे एस्टेट में कौन आते थे? पहले एस्टेट की बात करेंगे तो इनमें ऑब्वियसली कौन आते थे? क्लर्जी वाले। तो अब ये क्लर्जी वाले कौन है? ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि क्लर्जी से कौन लोग बिलोंग करते थे? यानी जो लोग किनके साथ? चर्च के साथ बिलोंग करते, जैसे कि प्रीस्ट्स या उनके एसोसिएट जो थे, वो इस फर्स्ट एस्टेट के साथ बिलोंग करते थे। ठीक है। दूसरी एस्टेट नोबेलिटी। नोबेलिटी में कौन आते थे बेटा? किंग और उसके एसोसिएट्स। तीसरी बात, जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, इसमें बड़े बिजनेसमैन आते थे। ठीक है, इसमें कोर्ट ऑफिशियल्स आते थे, इसमें लॉयर्स आते थे, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आते थे, और स्मॉल फार्मर्स या छोटे छोटे पीजेंट जो थे वो इसमें आते थे। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम देखेंगे इनके पास, एक सेकेंड कलर में चेंज करूंगा पहले, अगर देखा जाए कि ये जो लोग थे थर्ड एस्टेट के लोग, इनकी जो पॉपुलेशन थी
वो थी 90%। कितनी थी बेटा? 90%। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे इनकी पॉपुलेशन कितनी थी? दैट वाज टोटल 10%। ठीक है, 10%। अगर हम लैंड की बात करेंगे यानी 60% के करीब जो लैंड थी वो किसके पास थी? यानी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों के पास, यानी चर्च और नोबिलिटी जैसे ग्रुप के पास थी। अब इनके पास कितनी थी? इनके पास 40% थी। वो भी किन के पास थी? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे, जैसे कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, इनके पास जमीन हुआ करती थी। और जो बाकी थे स्मॉल फार्मर्स, ठीक है, आर्टिशियंस या बाकी और लोग थे, उनके पास थोड़ी सी जमीन हुआ करती थी। तो जब टैक्स बढ़ाने की बात आती थी, जब टैक्स बढ़ाने की बात आती थी, खाली थर्ड एस्टेट के जो लोग थे वो क्या करते थे बेटा? टैक्स पे करते थे। या जितनी भी बेसिक प्रिविलेजेस थी, जितनी भी बेसिक प्रिविलेजेस थी या जितने भी पावर्स थे या जितने भी राइट्स थे वो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग एंजॉय कर रहे थे। थर्ड एस्टेट के लोगों को खाली टैक्स पे करना था, थर्ड एस्टेट के लोगों को खाली टैक्स पे करना पड़ता था और फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे ये बेसिक प्रिविलेजेस एंजॉय करते थे और इन विचारों को इनसे क्या किया जाता था? साइडलाइन किया जाता था। ये भी यहां पे देखा जाए तो इस तरह की फ्रेगमेंटेशन यहां पे देखने को मिल रही थी। तीसरा पॉइंट जो कि यहां पे है, इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। क्या है? इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। तो इस एस्पेक्ट में हम समझेंगे कि यानी यहां पे इकोनॉमिकली फ्रेगमेंटेशन कैसी थी। देखो बेटा, डिफरेंट रीजन्स हैड डिफरेंट करेंसीज। समझो मेरी बात, ये मान के चलो यूरोप है। क्या है? ये मान के चलो यूरोप है। यहां पे एक रीजन है, यहां पे एक रीजन है, यहां पे एक रीजन है, यहां पे एक, यहां पे एक और यहां पे एक। तो हर एक जगह पे अपनी अपनी करेंसी थी। फॉर एग्जांपल यहां पे कोई करेंसी थी, यहां पे दूसरी करेंसी थी, यहां पे तीसरी करेंसी थी, यहां पे चौथी करेंसी थी। इसी तरीके से हर एक रीजन में अपनी अपनी करेंसी थी। तो एग्जांपल क्या थी? जैसे कि अगर हम देखेंगे स्पेन, ठीक है, स्पेन में अपनी करेंसी थी जिसको कहते थे रियल। ये आप याद रखिए। देखिए बेटा, इतना डीप नहीं पढ़ाते कोई, इतना डीप पढ़ाता ही नहीं कोई। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां पे आप चेक करो, अगर इतना कुछ लिखा होगा किसी जगह पे तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। ये जो पॉइंट्स है ये इतने इंपॉर्टेंट है, ये आपको 10th में ही नहीं बल्कि आगे भी काम आने वाले हैं। क्या बोला मैंने बोला कि डिफरेंट रीजन्स हैड डिफरेंट करेंसीज। जैसे कि फ्रांस में क्या थी? लिवर, ठीक है। स्पेन में क्या थी बेटा? रियल। इसी तरीके से ऑस्ट्रिया में क्या थी? गोल्डन। हम यहां पे कह रहे थे कि हर एक रीजन पे अपनी अपनी करेंसी थी। तो ये हमने एग्जांपल के थ्रू समझा, स्पेन में कौन सी करेंसी थी, फ्रांस में कौन करेंसी थी और इसी के साथ ही ऑस्ट्रिया में कौन करेंसी थी। तो वेट की बात करेंगे तो हर एक रीजन पे जो वेट था उसका अपना वैल्यू था। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। अगर हम मानते हैं कि 1 kg जो है ये 1000 ग्राम्स के बराबर है, तो यूरोप में कुछ ऐसा सिस्टम था ही नहीं। किसी जगह पे ये 111 ग्राम्स था, ठीक है, 1100 ग्राम्स था। तो किसी जगह पे 1200 ग्राम्स था, किसी जगह पे 1300 ग्राम्स था। तो इसी तरीके से यहां पे इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन थी। क्लियर? तो मेजर्स की बात करेंगे, जैसे कि हम किसी एक पर्टिकुलर मेजर डिवाइस होता है, ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हमने कोई क्लॉथ को मेजर करना है, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं? मीटर के हिसाब से। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। हम बोलते हैं कि हमें 3 मीटर चाहिए, 4 मीटर चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। चाहे आप इंडिया के किसी भी हिस्से में जाओ तो हर जगह पे होगा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सेम उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कहां पे? फ्रांस में।
या यूरोप में ऐसा कुछ सिस्टम था ही नहीं। तो वहां पे एक मेजरेबल डिवाइस था, जैसे कि यहां पे हम मीटर के थ्रू क्या करते हैं, मेजर, लेकिन वहां पे एक अलग, एक सेकेंड देखो क्या बोला मैंने बोला कि जैसे कि हम यहां पे मीटर में मेजर करते हैं, तो वहां पे एक अलग अलग लेवल का डिवाइस था या अलग इंस्ट्रूमेंट था जिसके थ्रू वो मेजर करते थे, उसको बेटा एल कहते थे, ELLE। तो ये जो एल था इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं था, इसका वैल्यू फ्लक्चुएट होता था। फॉर एग्जांपल फ्रैंकफर्ट में जो था, फ्रैंकफर्ट एक जगह है, एक एल जो था वो किसके बराबर था, 54.7 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा जगह है मेज में कितना था, 55.1 सेंटीमीटर, 55.1 सेंटीमीटर। सेम उसी तरीके से न्यूमरबर्ग, क्या न्यूमरबर्ग में कितना वैल्यू था, 65.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस एल का वैल्यू डिफरेंट रीजन्स पे फ्लक्चुएट होता था, किसी जगह पे बढ़ता था, किसी जगह पे कम होता था। तो ऐसी सिचुएशन थी यहां पे, ऐसी फ्रेगमेंटेशन थी, इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन यहां पे। तो इस फ्रेगमेंटेशन से क्या हुआ था, अगर देखा जाए तो जो यहां के लोकल ट्रेडर्स थे, ठीक है, जो यहां के लोकल ट्रेडर्स थे, उनको काफी ऑब्स्टैकल्स का सामना करना पड़ता था। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू रिलेट कराऊंगा, जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि 1833, क्या 1833 में एक ट्रेडर, क्या एक ट्रेडर 1833 में हैम्बर्ग से, जगह एक है हैम्बर्ग, ये मान के चलो कि ये यूरोप है, हैम्बर्ग यहां पे है, इसको कहां जाना है, न्यूरमबर्ग तक। कहां बेटा, न्यूरमबर्ग तक। तो हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक जाने के लिए इनको 11 कस्टम ड्यूटीज, क्या जो कस्टम ड्यूटीज या हम कह सकते हैं कस्टम टैक्सेस जो थे वो पार करने पड़ते थे, वो पास करने पड़ते थे, यानी वहां से इनको जाना पड़ता था, वो गुजारने पड़ते थे, तब ये कहां पहुंचेगा, हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग तक। लेकिन हर एक जगह पे इनको 5% का टैक्स देना पड़ता था। जब ऐसी सिचुएशन ट्रेवलर या हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडर थे वो ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे, तो ऑब्वियसली वो डिमांड करेंगे कि यहां पे एक प्रॉपर वेटेज या वेट का मेजरमेंट या वेट या मेजरमेंट हम कह सकते हैं या मेजर टूल होना चाहिए, है ना। देखो क्या कहा मैंने कहा कि जब एक ट्रेवलर या हम कह सकते हैं कि जब एक ट्रेडर ऐसी ऑब्स्टैकल्स फेस करेगा तो ऑब्वियसली डिमांड करेगा कि यहां पे एक प्रॉपर, क्या यहां पे एक प्रॉपर वेट एंड मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन 1789 के बाद, क्या 1789 के बाद यानी आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या इंपैक्ट पड़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या इंपैक्ट पड़ा इसके ऊपर, अगर देखा जाए कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इससे क्या इंपैक्ट पड़ा, इससे क्या इंपैक्ट पड़ा। देखो बेटा, पहली बात यह कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एंड ऑफ प्रिविलेजेस, क्या एंड ऑफ प्रिविलेजेस, इस सिस्टम को इन्होंने अबॉलिश किया है। ये जो प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग, इस सिस्टम को इन्होंने क्या किया है, एंड किया है। दूसरी बात इक्वालिटी, हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून की नजर में हर कोई एक है, ठीक है। डजंट मैटर कि वो किस एस्टेट से बिलोंग करता है, चाहे वो फर्स्ट एस्टेट से बिलोंग करता होगा, चाहे वो सेकंड एस्टेट से बिलोंग करता होगा, चाहे वो थर्ड एस्टेट के साथ बिलोंग करता होगा। इन्होंने बोला कि यहां पे क्या होना चाहिए, एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ, यानी कानून की नजर में हर एक इक्वल होना चाहिए। तीसरा पॉइंट दैट इज abolition of monarchical form of government।
आपको पता होगा कि आपने 9th में ये चीज पढ़ा होगा कि यहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उस चीज को इन्होंने एस्टैब्लिश किया, उस चीज को इन्होंने अबॉलिश किया और यहाँ पे इन्होंने डिमांड की, जैसे कि पहला जब रेवोल्यूशन हुआ था वो कहां पे हुआ था, फ्रांस में, यानी उसके बाद लोगों ने बोला कि यहां पे एक नेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेशन होना चाहिए। यहां पे ऐसे कंसेप्ट्स होने चाहिए, इक्वालिटी, ठीक है, यानी यहां पे प्रिविलेजेस या जो इक्वालिटी होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, यहां पे सेक्युलरिज्म होना चाहिए, या बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जो इक्वालिटी प्रिवेल करते होंगे, ठीक है। तो ऐसे कंसेप्ट यहां पे होने चाहिए। क्लियर। तो एक और पॉइंट आपको मैं बता के लिए चलूं कि यहां पे कंसेप्ट आता है नेशन, नेशनलिज्म, या हम कह सकते हैं नेशनलिज्म, नेशनलिज्म। तो ये जो नेशनलिज्म है बेटा, आखिर में हम इसको भी कंप्लीट करेंगे, फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। तो नेशनलिज्म दो वर्डों से बना है, एक है नेशन, दूसरा है इज्म। अब ये नेशन कैसे बनता है? एक नेशन चार चीजों से बनता है। पहला, आपके पास पॉपुलेशन होनी चाहिए या लोग होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपके पास एक पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए, यानी टेरिटरी होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, अब आपके पास लोग भी आ गए, अब आपके पास टेरिटरी यानी जियोग्राफिकल एरिया भी है, तो अब इनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास गवर्नमेंट होनी चाहिए। तीन चीजें आ गई, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट, अगर हमने नेशन बनाना है तो हमें लोगों में वीनेस की फीलिंग आनी चाहिए। क्या? वीनेस, या हम कह सकते हैं कि वननेस की फीलिंग होनी चाहिए, यानी लानी चाहिए, होनी चाहिए लोगों में, तभी हम नेशन बना सकते हैं। तो ये वननेस की फीलिंग जब लोगों में आएगी तो ऑब्वियसली लोगों में यूनिटी आएगी। क्या आएगी? यूनिटी आएगी। तो अब यहां पे दूसरा लफ्ज है, दूसरा वर्ड है इज्म। इज्म का सिंपल मतलब होता है लव टुवर्ड्स नेशन, लव टुवर्ड्स नेशन। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।